जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में। इसको अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। और अगर देखेंगे जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर की यूनिट 3 से लिया गया है। तो जो सेकंड पेपर का नाम है, अगर सेकंड पेपर का अगर नाम देखोगे तो सेकंड पेपर का नाम है क्रियात्मक अनुसंधान एवं अधिगम का आकलन। तथा बीएड का जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर का नाम होता है शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। ये बीएड का जब आप पेपर देने जाएंगे सेकंड ईयर वालों के लिए तो फर्स्ट पेपर का यही नाम है कि शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। और जो सेकंड पेपर होगा उसका नाम है वो क्रियात्मक अनुसंधान एवं अधिगम का आकलन। इसके अलावा अगर देखेंगे जो तीसरा पेपर होगा, तीसरे पेपर का नाम है समकालीन भारतीय शिक्षा। मतलब उस समय में जो है जो भारत की शिक्षा थी वो समकालीन भारतीय शिक्षा, चिंता और मुद्दे, ये तीनों पेपर के नाम हैं। अब हम चलते हैं अपने जो है टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान एवं अधिगम का आकलन सेकंड पेपर से जो है लिया गया है और ये 3rd यूनिट का है। देखेंगे इसमें कह रहा, हमसे पूछ क्या रहा, हमसे कह रहा सांख्यिकी से आप समझते क्या हैं। मतलब हमें ये बताना है कि आखिर ये सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी से आप समझते क्या हैं। इसके साथ साथ हमसे पूछा ये जो शैक्षिक सांख्यिकी है इसकी प्रकृति कैसी है, और इसके साथ साथ देखेंगे इसका क्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र को भी समझेंगे। तथा इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा, कह रहा जो शैक्षिक सांख्यिकी है इसका अर्थ बता दीजिए हमको और इसकी परिभाषा को स्पष्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे फिर हमसे पूछा शैक्षिक सांख्यिकी है क्या और इसकी उपयोगिता बता दीजिए। मतलब ये इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस का हम एक ही यही जवाब देंगे। जब जो आगे हम देखेंगे सारी चीज़ें इसी में लिखेंगे। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये शैक्षिक सांख्यिकी है क्या। देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें शैक्षिक सांख्यिकी का मतलब, तो शैक्षिक सांख्यिकी का मतलब समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर ये सांख्यिकी क्या है। अगर हम इस सांख्यिकी को समझने का प्रयास करें तो देखिए जैसे क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा है या इसी को हम कह सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी अगर हमारे पास डाटा है या कोई भी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर ये डाटा या यूँ कहा जाए ये हमारा इंफॉर्मेशन संख्या के रूप में दिया गया है तब इसको हम सांख्यिकी कहेंगे। मतलब हमारे पास अगर कोई भी डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, अब वो जो है नंबर के रूप में दिया गया है तब उसको हम सांख्यिकी कहेंगे। जैसे अगर देखा जाए, जैसे अगर यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर लिख दें तो ये जो है ये एक इंफॉर्मेशन है कि आपको हमारा नंबर मिल गया, ये एक इंफॉर्मेशन है या एक डाटा है। लेकिन ये डाटा अगर देखा जाए तो संख्या के रूप में है, तो इसलिए इस डाटा को हम क्या कहेंगे, सांख्यिकी कहेंगे। मतलब एक ऐसा डाटा, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो संख्या के रूप में दिया गया हो उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर ये शैक्षिक सांख्यिकी क्या है। शैक्षिक सांख्यिकी को अगर देखा जाए तो मतलब अब क्या है, अब हमारे पास एक ऐसा डाटा होना चाहिए, मतलब ऐसा डाटा या ऐसा इंफॉर्मेशन जो नंबर के रूप में दिया गया हो लेकिन शिक्षा के लिए दिया गया हो। जो नंबर के रूप में दिया गया हो, एक ऐसा इंफॉर्मेशन या एक ऐसा डाटा जो नंबर के रूप में दिया गया हो लेकिन जिसका संबंध अगर देखा जाए शिक्षा से हो, तो उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को हम शैक्षिक सांख्यिकी कहते हैं। जैसे अगर हम समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास पता है कि जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट में हमने बताया कि ये जो 5 स्टूडेंट हैं, ये पता चला कि ये पाँचों जो स्टूडेंट हैं इनमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारा पहला स्टूडेंट है वो जो है 50 नंबर के पेपर में से सिर्फ 30 नंबर पाया है, और जो सेकंड स्टूडेंट है वो 50 नंबर के पेपर में अगर देखेंगे तो 25 नंबर पाया है। वहीं जो देखेंगे थर्ड वाला है उसको अगर हम देखेंगे वो भी 50 नंबर के पेपर में 20 नंबर पा रहा है, और वहीं जो फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाला है और फर्स्ट वाला है वो दोनों को अगर हम देखेंगे तो वो 15 नंबर पा रहे हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये तो एक नंबर है। पहली बात अगर इसको आप समझने का प्रयास करिए तो यह एक डाटा है। हमारे पास जितने जो 5 लोगों को हम पढ़ाते हैं, ये 5 लोगों का डाटा दिया गया है, 5 लोगों का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और यही 5 लोगों का जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, इसका संबंध अगर हम देखेंगे तो इसका संबंध चूँकि शिक्षा से है और इसी का संबंध अगर शिक्षा से है तो इसी को हम कहेंगे शैक्षिक सांख्यिकी। मतलब ये हुआ शैक्षिक सांख्यिकी का अगर हम अर्थ समझें या इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा डाटा या एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो संख्या के रूप में दिया गया हो लेकिन उसका संबंध शिक्षा से हो, तब हम उसको शैक्षिक सांख्यिकी कहते हैं।
अब कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा को एक्सप्लेन किया है, उनकी परिभाषाओं को अब हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं बाउले के अनुसार। बाउले ने क्या बताया? बाउले ने कहा कि जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी की गणना करने का विज्ञान कहा जाता है। सांख्यिकी को अगर देखा जाए तो सांख्यिकी को गणना करने का विज्ञान कहा जाता है। इसको बाउले बता रहे हैं कि सांख्यिकी जो है वो गणना करने का विज्ञान है। इसके अलावा इन्होंने एक और परिभाषा दिया है जिसमें कहा कि जो सांख्यिकी है वो माध्यमों का विज्ञान है। सांख्यिकी को इन्होंने माध्यमों का विज्ञान बताया है, मतलब सांख्यिकी को गणना का विज्ञान बताया है और माध्यमों का विज्ञान बताया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे होरेस सेक्रेट्स ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सांख्यिकी है उन तथ्यों का पुंज है जिन पर विविध किरणों से विस्तृत मात्रा में प्रभाव पड़ता है, जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो संख्याओं के रूप में जहाँ जहाँ व्यक्त किया जाएगा वहीं पर अगर हम देखेंगे तो वो सांख्यिकी कहलाएगा। तो ये हमारी रही शैक्षिक सांख्यिकी की कुछ परिभाषा थी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो शैक्षिक सांख्यिकी है या जो सांख्यिकी है इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें, अगर हम शैक्षिक सांख्यिकी का उद्देश्य देखें, जो उद्देश्य है उद्देश्य में हमें कह रहा है कि समूह के अध्ययन में सहायता, मतलब अगर देखा जाए तो समूह में जो अध्ययन होता है उसमें सांख्यिकी से सहायता मिल जाती है। कैसे सहायता मिलती है ज़रा समझिए कि जैसे क्या होता है कि अगर हम जीवों का अध्ययन करना चाहें तो जीवों का अध्ययन तो संभव नहीं है कि हम हर एक जीव का अध्ययन कर सकें। तो हमने क्या किया, जीवों को कैटेगराइज कर दिया कि एक ऐसे जीव होंगे जो थल पर चलने वाले होंगे, एक ऐसे होंगे जो जल में चलेंगे, या एक ऐसे होंगे जो वायु में उड़ेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमने समूहों में उसको डिवाइड कर दिया। तो यही सहायता होती है, ये सांख्यिकी के माध्यम से हमने क्या किया, जितने भी जीव थे उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो समूहों के अध्ययन में सहायता मिलती है और एक समूह से दूसरे समूह की तुलना भी हो जाती है। इसके अलावा देखिए जाए तो व्यक्ति की अपनी आयु, देखा जाए तो कक्षा या जाति के अन्य व्यक्ति से तुलना करने में भी सहायता मिलती है। जैसे अगर कोई भी बालक है तो उसी सेम एज ग्रुप का बालक और हम ले लें और उन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें कि जैसे हमने 2 व्यक्ति का नाम ले लिया, जैसे एक तरफ हमने ले लिया अब्दुल को और दूसरी तरफ हमने ले लिया राम को। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अब्दुल को हमने देखा ये मैथ में जो है 30 नंबर पा रहे हैं, इनको अगर हम देख रहे हैं तो ये जो है इनको अगर देखा जाए तो ये 45 नंबर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम नंबर्स में इन लोगों की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति का जो देखा जाए तो 2 व्यक्ति होंगे जो समान एज ग्रुप के होंगे, उन बीच में तुलना करने में जो है अगर हम देखेंगे तो सांख्यिकी से आसानी मिल जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए विकास एवं प्रगति के वक्र भी इससे खींचा जा सकता है कि जैसे अगर आप विकास और प्रगति का वक्र बनाएं तो अगर हम वक्र बनाएं तो हम बता सकते हैं कि जैसे कौन सा व्यक्ति है वो कम पढ़ रहा है, ये ज़्यादा पढ़ा है, ये फिर कम पढ़ा है ज़्यादा। तो यहाँ पर हम व्यक्ति के नाम लिख दें और यहाँ पर नंबर लिख दें कि यहाँ पर 0 नंबर या 20 नंबर, यहाँ 30, 40, 50। तो इस हिसाब से हम दिखा रहे हैं कि ये व्यक्ति ये 10 नंबर के है, ये यहाँ ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है, ये और भी कम है। फिर ये हम वक्र आराम से यहाँ पर फिर हम एक वक्र खींच सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो शैक्षिक उद्देश्य में जो है वक्र भी खींच सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आखिर ये जो हमारा शैक्षिक सांख्यिकी है इसकी उपयोगिता क्या है, इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, या इसकी क्या क्या उपयोगिता है जिसलिए इसको रखा गया है। तो अब हम इसकी उपयोगिता को देखें। शैक्षिक सांख्यिकी की उपयोगिता, इसकी अगर हम उपयोगिता देखें तो उपयोगिता में जो पहली उपयोगिता है वो कक्षा समूहों की तुलना। तो कक्षा समूहों की तुलना का बेसिकली अगर मतलब आप समझिए तो इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे आप समझिए, जैसे अगर हम ये क्या बात करें कि क्लास 6 की बात कर रहे हैं, 6 की क्लास बात करें तो 6 क्लास में हमने 3 सेशन बना के रखा है कि 6A वाले हैं और ये जो है 6B वाले हैं और ये 6C वाले हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि क्लास 6 को 3 क्लास में 3 वर्गों में डिवाइड करके रखा था। मान लें हमने माना कि यहाँ भी जो है बच्चे 30 प्रेजेंट हैं, यहाँ भी 30 बच्चे हैं, यहाँ भी 30 बच्चे हैं, मतलब तो टोटल जो है अगर देखा जाए तो 6 क्लास में 90 बच्चे थे। तो इनको हमने एक वर्ग में विभाजित कर दिया, वर्गीकृत कर दिया कि चलिए ठीक है ये 6A वाले बच्चे होंगे इस कमरे में बैठेंगे, 6B वाले दूसरे में और 6C वाले तीसरे में। तो बेसिकली हमने क्या किया कि इन लोगों को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद अब हम जो भी क्लास टीचर है या जो भी टीचर है वो पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के बाद बेसिकली जब वो क्लास में जा रहा है, जब वो 6A में पढ़ा लिया, 6A के बाद मान लेते हैं उसकी क्लास 6B में गई,
तो जब वो 6B में जा रहा है तो वो बच्चों से क्या कह रहा है कि जो 6A के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और तुम लोगों को वही चीज़ यहाँ पढ़ाए थे, वो चीज़ समझ में आ रही थी इन लोगों को, और यहाँ तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को आ ही नहीं रहा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीचर्स है वो कंपेयर कर रहा है, कंपेयर किसकी कर रहा है कि क्लास 6 वालों को 6 वालों से ही कंपेयर किया जा रहा है। तो 6A की कंपेयर हो रही है 6B से। वहाँ बता रहे हैं, वहाँ एक चीज़ और कह रहे हैं कि 6C वाले अगर देखा जाए तो वो भी सही हैं, ये B वाले गड़बड़ हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कक्षा के समूहों में तुलना की जा रही है शैक्षिक सांख्यिकी की। तो एक उपयोगिता यही हमें मिलती है कि हम इससे क्या है बेसिकली तुलना कर पाते हैं कि जो वर्ग होते हैं उन वर्गों में तुलना कर पाते हैं। यहाँ पर तुलना में अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, जैसे यहाँ का जो भी व्यक्ति होगा, जो बालक होगा वो भी क्लास 6 में है, यहाँ का जो बालक है वो भी क्लास 6 में है, यहाँ का जिस एज ग्रुप का बालक होगा वही सेम एज ग्रुप का बालक यहाँ भी होगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए जब हम तुलना कर रहे हैं, वर्गों की तुलना कर रहे हैं, तो वर्गों की तुलना हम समान एज ग्रुप में कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से अगर देखा जाए तो शैक्षिक सांख्यिकी की उपयोगिता, एक उपयोगिता ये होती है कि हम क्लास के वर्गों की तुलना कर पाते हैं, मतलब कक्षा के समूहों की तुलना कर पाते हैं। वहीं अगर सेकंड देखा जाए तो सेकंड उपयोगिता की बात किया जाए तो व्यक्तिगत तुलना। व्यक्तिगत तुलना में जैसे अगर हम बात करें तो हम केवल 6A की बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं 30 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हमें इनसे दोनों से मतलब नहीं है। तो यहाँ से हम सिर्फ 2 स्टूडेंट को लेते हैं, जो है 2 स्टूडेंट को अगर देखा जाए, अगर हमने ले लिया तो यहाँ पर हम दोनों स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो है अगर तुमको देखा जाए तो इनको हम बता रहे हैं कि ये ज़्यादा सीधा है, ये पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है। इनको हमने कहा कि ये जो है बदमाश है, ये पढ़ने में सही नहीं है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों की तुलना व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, और इन दोनों की तुलना जब हम व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं तो इससे हमें तुलना करने में सहायता कहाँ से मिल रही है, तो शैक्षिक सांख्यिकी की मदद से हमें इसमें सहायता मिल रही है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत तुलना में भी जो है शैक्षिक सांख्यिकी की उपयोगिता हो जाती है। इसके अलावा अगर हम तीसरी उपयोगिता देखें तो तीसरी हमारी है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा है शैक्षिक कुशलता के लिए आवश्यक। तो शैक्षिक कुशलता का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या इसकी आवश्यकता है, इसको अगर हम समझें तो जैसे क्या होता है कि अगर हम स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, तो जब स्थान परिवर्तित होता है तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो ही जाती है। बच्चों के नॉलेज में जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पर स्थान परिवर्तन होने से दिख ही जाता है। जैसे थोड़ा सा समझें, अगर हम यहाँ अगर हम बात करें भारत की, अगर हम देख रहे हैं इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर एक मिनट अगर हम इसको देखें, अगर हम बेसिकली इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया है, फ़िलहाल ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्लास 6 के बच्चों की बात करें तो हम एक ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ लद्दाख एरिया में पढ़ता है, ठीक है। वहीं पर एक ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो हमारा जो है उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है, यूपी में पढ़ा है। हम दोनों बच्चों की तुलना करके देख रहे हैं, दोनों ही क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। अब दोनों बच्चों की तुलना में हमने देखा क्या, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का जो बच्चा होगा वो यहाँ की परिस्थिति के बारे में ज़्यादा जानेगा, यहाँ ये वाला बच्चा इस बारे में ज़्यादा जानेगा। जैसे इसको यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऊन का व्यापार खूब किया जाता है, यहाँ पर ठंडे वस्त्रों अगर देखा जाए तो ठंडे वस्त्र ज़्यादा पहने जाते हैं। तो यहाँ का जो बालक होगा वो इस वस्त्र के बारे में ज़्यादा जानकारी रखेगा और इन चीज़ों को ज़्यादा अपने पास ही रखेगा। यहाँ देखेंगे तो बेसिकली गर्मी ही पड़ती है, ठंडे 2 महीने की होती है, तो यहाँ का जो बच्चा है वो गर्मी के बारे में अधिक जानकारी रखेगा और ठंडी के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखेगा। इसका माहौल भी वैसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर बारिश ही होती रहेगी और यहाँ पर बारिश सिर्फ 2 ही 3 महीना होती है। तो बेसिकली क्या हुआ कि लोग 2 बच्चों के बीच में स्थान में परिवर्तन होने की वजह से अगर देखा जाए तो इनकी जानकारी में परिवर्तन हो जा रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब यहाँ पर जैसे देखा जाए तो यहाँ का बच्चा अपना अलग माहौल में उठ रहा है, आराम से उठा है। यहाँ देख रहा है, पता चल रहा है यहाँ ठंडी ही खूब पड़ रही है, तो किस प्रकार से उठे। तो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्थान में परिवर्तन होने की वजह से शिक्षा में परिवर्तन हो जाता है। तो शैक्षिक सांख्यिकी की उपयोगिता की मदद से हम शैक्षिक कुशलता के लिए अनेक प्रयास करते हैं कि जिससे जो ये डिफरेंस है ये डिफरेंस ना आने पाए, जिससे हम ये कह सकें कि जो क्लास 6 का बच्चा, चाहे आप यहाँ पढ़ा लीजिए क्लास 6 में, चाहे आप यहाँ पढ़ा लीजिए, चाहे यहाँ पढ़ा लीजिए, सेम चीज़ का सेम नॉलेज होगा।
तो इसीलिए सिलेबस वगैरह चीज़ें जो है सिलेबस निर्धारित की जाती हैं। तो ये शैक्षिक कुशलता के लिए आवश्यक है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि शैक्षिक सांख्यिकी की उपयोगिता कहाँ कहाँ पर सिद्ध होती है। तो ये रहा हमारा शैक्षिक सांख्यिकी उपयोगिता। अब यहाँ पर ये समाप्त होता है। आगे की चीज़ें हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।